Good evening to all of you. This is Amit Singh, and here we are going to cover international current affairs. This is third video in the series of current affairs for your upcoming Uttarakhand PCS exam. The admit cards are already out. So now ये तो बिल्कुल 8-10 दिन तो आपको बहुत अच्छे से बिताने हैं, बार बार रिवीजन करना है, स्पेशली उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. तो इसीलिए अब मैंने भी क्या किया है, थोड़ा सा कंटेंट में चेंजेस किए हैं. जो मैं बहुत ज़्यादा फोटोज़ ऐड करके कंटेंट बनाता था, अब आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, आप उसे जल्दी जल्दी पढ़ो. और मैं भी थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इसको रैप अप करूंगा जल्दी से जल्दी, 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी. सो नाउ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सारे कवर हो जाएंगे. 80-90 स्लाइड्स हैं इसमें, मैक्सिमम न्यूज़ इसमें कवर हो जाएंगी जो भी लास्ट 6 मंथ्स की हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट न्यूज़ है कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज़ इंट्रोड्यूस अ ड्राफ्ट लॉ टू रिस्ट्रिक्ट Mount Everest access only to climbers who have previously submitted peak above 7000. मतलब आपको ध्यान रखना है, नेपाल गवर्नमेंट ने, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस कि रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है. वेट, यस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ. सो ये न्यूज़ है जिसमें क्या कहा है, नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है माउंट एवरेस्ट का एक्सेस सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी 7000 या उससे ऊपर की पीक को सबमिट किया हो, मतलब वहाँ पे गए हो पहले, बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स. क्योंकि हाइट पे जाके क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन की डेंसिटी भी कम होती है. ये आपको पता ही है, जितना जितना हाइट बढ़ती जाती है डेंसिटी ऑक्सीजन की उतनी कम होती जाती है. तो आपको ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ओनली फॉर दोज हु हैज़ सबमिटेड पीक अबव 7000 मीटर्स. डन. नाउ सेकंड न्यूज़ है, केयरेज एक स्टेट रैंकिंग है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका को मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला है. मतलब इसमें ध्यान रखना है आपको मेजरली कि इसमें महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे रहा है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट इज वेट अ सेकंड, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट. वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ये पब्लिश कौन करता है, यूएन का डिपार्टमेंट करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स वाला. सो ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है, इनसिक्योरिटी जो है, वो 60% लोग जो है दुनिया में फेस करते हैं. और इससे इंपॉर्टेंट डेटा एक जो निकल के आता है कि 1% ऑफ द रिचेस्ट होल्ड 95% ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की है, वो बता रही है कि 60% लोग दुनिया में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं, प्लस 1% ऑफ द रिचेस्ट होल्ड मोर वेल्थ देन 95% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. मतलब जितनी 1% लोगों के पास उनसे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, वेल्थ. जो बचे हुए लोग हैं 95% लोग, सारे बचे हुए नहीं, 1% रिचेस्ट लोगों के पास 95% लोगों से ज़्यादा वेल्थ है ग्लोबल पॉपुलेशन की. नाउ नेक्स्ट इज 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग. ये कहाँ पे हुई है, ब्राज़ीलिया में. ब्राज़ीलिया क्या है, कैपिटल है ब्राज़ील की. ठीक है, ये तो कुछ नई बात नहीं है, मतलब ये तो आप रिलेट भी कर सकते हो. सो 8th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग ये कहाँ पे हुई है, ब्राज़ीलिया में. और इसका फोकस आप ध्यान रख सकते हो, तो इसका फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाइमेट चेंज. सो 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई है, ब्राज़ीलिया में. इसका फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाइमेट चेंज. देखो आर्टिकल मैंने भले ही पूरा लिखा है, पर जो काम की चीज़ है वो रेड वाली है बस इसमें सब में. नाउ लेट्स कम टू दिस. फिर नेक्स्ट है कि रशिया ने ऑनर किया है किसको, ये नाम ध्यान रखना, बीजू पटनायक. सो रशिया ने ऑनर किया है किसको, बीजू पटनायक को, उनके रोल के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में पायलट ड्यूरिंग बैटल ऑफ स्टालिनग्राड. मतलब वो थोड़ा वो उस टाइम बीजू पटनायक जो आपके एक्स चीफ मिनिस्टर थे, अभी तो नहीं है, अभी रिसेंटली थोड़े टाइम तक थे, नवीन पटनायक के आई थिंक फादर हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर बीजू पटनायक उनसे रिलेटेड हैं जहाँ तक मुझे याद है. तो आप ध्यान रखें कि रशिया ने किसी को ऑनर किया है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के लिए, तो वो कौन व्यक्ति हैं, वो है बीजू पटनायक. ठीक. नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज पपल कॉन्क्लेव 2025. ये कहाँ पे हुआ है, वेटिकन सिटी में. सो कहाँ पे हुआ है, वेटिकन सिटी में. बस यही ध्यान रखना है इसमें, बाकी ये बहुत सब कुछ बकवास है, कुछ काम का नहीं है, बस पॉइंटर ध्यान रखो. सो पपल कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पे हुआ है, वेटिकन सिटी में. सो पपल कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पे हुआ है, वेटिकन सिटी में. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, भूटान. भूटान ने क्या किया है, पार्टनर किया है बायंस पे और डीके बैंक के साथ. ये क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम.
ये वैसे उतना रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट आप मोटा मोटा ध्यान रखो कि भूटान ने पार्टनर किया है बाइनेंस पे एंड डीके बैंक के साथ टू रोल आउट क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम फॉर टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट, ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका तेलंगाना में। बस मेन पॉइंटर्स ध्यान रखो, बाकी कुछ काम का नहीं है इनमें। सो मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट ये कहाँ पे होने वाला है इवेंट? ये होने वाला है तेलंगाना में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। वेट अ सेकेंड। या सो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है? रिमूव कर दिए हैं सैंक्शंस किस कंट्री पे? सीरिया से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सालों से इनके ऊपर सैंक्शंस थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में ये सैंक्शंस मतलब ऑफिशियली ये सैंक्शन हटा के एक सीरिया को एक नॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिए हैं सीरिया के साथ भी। सो यूनाइटेड स्टेट ने किस कंट्री से, जिनके साथ बहुत टाइम से सैंक्शंस लगे हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो थी सीरिया, जिनसे यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस हटा लिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है सीरिया से सैंक्शंस हट चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया ने क्या किया है? 142 बिलियन की आर्म्स डील साइन की है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व? यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया। यही काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया 142 बिलियन आर्म्स डील साइन किए। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट। इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्री चैंपियन। तो इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है कंट्री चैंपियन किसने? वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में। सो इंडिया को किस कंट्री को रिकॉग्नाइज किया है कंट्री चैंपियन की एज अ कंट्री चैंपियन? तो वो है इंडिया। वो किसके लिए? फॉर डिजिटल रूरल लैंड गवर्नेंस मॉडल। जैसे कि आप वो देख रहे हो ना कि गवर्नमेंट वो स्वामित्व स्कीम लेके आई है, ये सब चीज़ें, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड डेटा के लिए। तो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है कंट्री चैंपियन के तौर पे। नाउ नेक्स्ट है हॉन्डुरस। हॉन्डुरस एक कंट्री है जिन्होंने ऑफिशियली एम्बेसी अपना ओपन की है न्यू दिल्ली में। सो हॉन्डुरस ने अभी रिसेंटली एम्बेसी ओपन की है न्यू दिल्ली में। ऐसी इस टाइप की न्यूज़ और ज़्यादा होंगी नहीं, तो कंट्री का नाम ध्यान रखें। कंट्री कौन सी है जिसने एम्बेसी ओपन की है न्यू दिल्ली में? सो दैट इज हॉन्डुरस। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज WHO ने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को। सो आपको ध्यान रखना है, WHO ने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी ड्यूरिंग इट्स एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। सो WHO ने क्या अडॉप्ट किया है अभी? वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। डन। नाउ नेक्स्ट इज बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं। उन्होंने कमिट किया है कि वो अपनी 99% जो वेल्थ है 2045 तक डोनेट कर देंगे। सो आपको ध्यान रखना है किस जो है बिलियनर ने और टेक कंपनी के ओनर ने अपनी वेल्थ को या अपने फॉर्चून्स को डोनेट करने के लिए 99% कहा है। वो हैं बिल गेट्स। और कब तक ये डोनेट कर देंगे? 2045 तक ये 99% ऑफ द वेल्थ डोनेट कर देंगे अपनी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया हैज़ वेलकम्ड यूके's डिसीजन टू ट्रांसफर सोवरेनिटी टू शागोस आइलैंड टू मॉरिशियस। तो एक्चुअली में ऐसा था, यूके जो कि अभी तक बहुत सारी मतलब छोटे छोटे ऐसे आइलैंड में भी अभी भी कब्जा है इनका, यूके फ्रांस वगैरह का। तो इसमें से एक चागोस आइलैंड था। चागोस आइलैंड इन्होंने किसको दे दिया है? मॉरिशियस को हैंड ओवर कर दिया है। तो यूके ने सॉवरेनिटी मतलब चागोस आइलैंड जो इनकी अंडर में आता था अभी तक, पूरा इसकी सॉवरेनिटी जो है मॉरिशियस को दे दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूके ने चागोस आइलैंड किसको दिया है? तो मॉरिशियस को दिया है। और या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस आइलैंड को अभी सॉवरेनिटी यूके के द्वारा दी गई है? तो आपका आंसर चागोस आइलैंड। और ये किसको मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है मॉरिशियस। नाउ नेक्स्ट इज द यूनाइटेड स्टेट हैज प्रपोज्ड अ न्यू 5% एक्साइज टैक्स ऑन इंटरनेशनल रेमिटेंसेज। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको पता हो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज कहाँ पे आती हैं, तो वो नंबर 1 पे आता है इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट रेमिटेंसेज आती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट इन चीज़ों को स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे कैसे यूएस से पैसा बाहर जा रहा है, तो उस पर भी टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि वो रेमिटेंसेज जो लोग घर पे पैसा भेजते हैं अपने, यूएस में जाके काम करते हैं और यहाँ पे इंडिया में रेमिटेंसेज के तौर पे पैसा आता है,
तो उस पर भी टैक्स लगाने की कुछ सोच रहा है, जिसमें 5% एक्साइज ड्यूटी, ये प्रपोज्ड है, अभी कोई मतलब ये अप्लाई नहीं हुआ है। डन। नाउ नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया, एक कंट्री है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने अल्जीरियाज एक्सेशन टू न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है अल्जीरिया ने। तो आपको ध्यान रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक भी जिसे हम बोलते हैं, जो कि ब्रिक्स नेशंस ने इस्टेब्लिश किया है। अब अलग अलग कंट्रीज उसको ज्वाइन कर रही हैं, कोई ब्रिक्स को, मतलब ये ब्रिक्स अलग है, न्यू डेवलपमेंट बैंक अलग है, तो अल्जीरिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। फिर नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है टूराइज प्लेटफॉर्म, टूराइज प्लेटफॉर्म। सो सऊदी अरेबिया ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, टूराइज प्लेटफॉर्म, राइट। नाउ लेट्स कम, देखो बार बार देखनी पड़ेगी आपको वीडियो, तभी याद होगा। नेक्स्ट है म्यांमार में, अभी आपको पता है कि अभी डिजास्टर आया था, अर्थक्वेक आया था ना, तो उसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, रट्टा मार लेना इसका, ऑपरेशन ब्रह्मा। यहाँ से क्वेश्चन आने के 5 स्टार लग रहे हैं मुझे ये क्वेश्चन आने के। सो और कौन सा इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था म्यांमार की सहायता के लिए, तो आपको ध्यान रखना है, इट वॉज ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग म्यांमार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इंडिया ने एज्यूम की है चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ। सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अब कौन सी कंट्री बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। सो चेयरमैन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कौन है अभी, इंडिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे अभी रिसेंटली इंडिया आए थे अप्रैल में। नाउ ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे भी मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इन लैंडमार्क मूव टुवर्ड्स ग्लोबल एक्सपेंशन, आई एम अहमदाबाद, आई एम अहमदाबाद जो कि टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, रैंक 1 में आता है। ABC मतलब अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा रैंक 1 to 3 होते हैं, और टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये इंडिया का। तो दुबई क्या है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बड़ा प्रभावित है, जैसे कि उन्होंने पहले पिछली बार IIT दिल्ली का एक दुबई कैंपस खोला है, इसी तरीके से अब IIM अहमदाबाद भी दुबई में एक कैंपस खोलने जा रहा है, ओवरसीज कैंपस, जो कि इसका फर्स्ट ओवरसीज कैंपस होगा। IIM अहमदाबाद का एक ही कैंपस है जो कि अहमदाबाद में है इंडिया में, और सेकंड कैंपस इसका फर्स्ट ओवरसीज कैंपस होगा जो कि होगा दुबई में। सो IIM अहमदाबाद का नेक्स्ट कैंपस खुलने जा रहा है दुबई में, रट्टा मार लेना इस चीज़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज WHO और IDF क्या है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने को होस्ट किया है हाइब्रिड साइड इवेंट एट, ये कहाँ पे, IDF वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस, ये कहाँ पे हुई है, बैंकॉक में, ठीक है। तो मतलब इसका मोटा मोटा ध्यान क्या रखो आप, IDF वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस ये कहाँ पे हुई है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, बैंकॉक, बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में। सो IDF वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस कहाँ पे हुई है, बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में। और ये किसने ऑर्गेनाइज कराई है, WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, IDF ने, ठीक है, जिसकी थीम थी ब्रिजिंग गैप्स इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी टू एड्रेस TB एंड डायबिटीज, ठीक। तो आपको मोटा मोटा क्या क्या ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सो IDF वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस कहाँ पे हुई है, बैंकॉक, थाईलैंड में। इसको किसने होस्ट कराया है, WHO और IDF ने। IDF मीन्स इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, ठीक है। थीम क्या है, ब्रिजिंग गैप्स इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी टू एड्रेस TB एंड डायबिटीज। बस ये मोटा मोटा भी ध्यान रखोगे ना, TB एंड डायबिटीज, तो आंसर बिल्कुल ऐसा क्लोज क्लोज ऑप्शंस नहीं होते हैं वहाँ पे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ट्रम्प ने फ्रोज कर दी है कौन सी यूनिवर्सिटी की फंडिंग, तो आपको ध्यान रखना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। अमाउंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप ने क्या कर दिया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है, उसकी फंडिंग को फ्रोज कर दिया है। अब ये थोड़ा लीगल मैटर में केस फंस चुका है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कौन सी यूनिवर्सिटी की फंडिंग्स फ्रोज हो चुकी हैं USA में, तो दैट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट है रशिया। रशिया ने क्या लॉन्च किया है, पर्म, PERM। रशिया ने क्या लॉन्च किया है, पर्म। ये क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इक्विप्ड विद जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। सो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इक्विप्ड विद जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है पर्म, ये किसने लॉन्च की है, रशिया ने। सो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इक्विप्ड विद द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, ये इसका नाम है पर्म, इसको किसने लॉन्च किया है, रशिया ने। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिर है
सऊदी अरेबिया ने वीज़ा बैन कर दिया है 14 कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। और ये किससे रिलेटेड है? हज से रिलेटेड है। हज के लिए जो भी पिलग्रिमेजेस में लोग जाते थे, उससे रिलेटेड है कि ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए ये लगाया गया है। ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, बस ये इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। उन 14 कंट्रीज़ में इंडिया भी इंक्लूड है, बस ये पता हो आपको। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान हैज़ डिस्कवर्ड इट्स लार्जेस्ट एवर रिजर्व ऑफ अ रेयर अर्थ मेटल एट, जगह का नाम देखना, क्विरेक त्योकल, क्विरेक त्योकल, क्विरेक त्योकल। सो कजाकिस्तान कंट्री का नाम ध्यान रखना। इसको लार्जेस्ट एवर रिजर्व मिल गए हैं एक रेयर अर्थ मेटल के। ये कहाँ पे मिले हैं? क्वेर्क 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 त्योकोल, क्वेर्क त्योकोल, क्वेर्क त्योकोल। और ये कहाँ पर है? कारागांडा रीजन में, कारागांडा रीजन में, कारागांडा रीजन में। और ये क्या है? ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सेक्टर है। मतलब मेन में आप ध्यान रखो किस कंट्री में लार्जेस्ट एवर रिजर्व मिले हैं किसी रेयर अर्थ मटेरियल के, तो वो कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान। इतना वैसे रीजन वाइज वो पूछने वाले नहीं है, मोटा मोटा कंट्री आपको ध्यान है तो हो जाएगा क्वेश्चन। सो लार्जेस्ट एवर रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मेटल ये कहाँ पे मिले हैं? कजाकिस्तान में। कौन सा रीजन है? कारागांडा रीजन है। और क्वेर्क त्योकोल इनकी साइट है वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है गैबन। गैबन एक कंट्री है। विल होल्ड अ क्रूशियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन डैश 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 मार्किंग अ की स्टेप इन ट्रांजिशन फ्रॉम मिलिट्री टू सिविलियन रूल। सो अभी अभी डेमोक्रेसी आने लग रही है। कौन सी कंट्री में? आप देख सकते हो सिविलियन रूल आने वाला है। ये कौन सी कंट्री है? गैबन कंट्री है। और यहाँ पे किस डायनेस्टी को ख़त्म, ये मतलब जो डायनेस्टी को एंड किया गया है, ये डायनेस्टी का नाम आप देख सकते हो, ये थी बोंगो डायनेस्टी, बोंगो डायनेस्टी। सो कौन सी कंट्री अब सिविलियन रूल में या डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है फ्रॉम मिलिट्री रूल? ये है गैबन, ठीक है। नाउ यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे दुबई भी कहते हैं, को इलेक्ट किया गया है चेयर ऑफ इंटरपोल्स कमेटी ऑन गवर्नेंस। सो किस कंट्री को चेयर इलेक्टेड एज चेयर ऑफ इंटरपोल्स कमेटी ऑन गवर्नेंस बनाया गया है? तो वो कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। सो किस कंट्री को इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का चेयर बनाया गया है? तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी है। न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल 14 को मनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर डे। सो न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर डे। इसमें बाकी और कुछ काम का नहीं है, ठीक है, इस न्यूज़ में। सो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क ऐसी सिटी है जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर डे सेलिब्रेट या प्रोक्लेम किया गया है। शायद ये मुझे लग रहा है ये थोड़ा परमानेंट वे में इसको डिक्लेयर किया गया है। प्रोक्लेम का मतलब तो वही होता है यूजुअली। नाउ नेक्स्ट इज, इंडिया को अपॉइंट किया गया है किसमें? यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल ISAR, यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में इंडिया को अपॉइंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में इंडिया को अपॉइंट किया गया है। तो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड कोई एक आपका वर्किंग ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें इंडिया को अपॉइंट किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग। ये भी कहाँ हुई है? ब्राजीलिया में। तो ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी मीटिंग आए, चाहे एनवायरमेंटल मिनिस्टर की चाहे लेबर मिनिस्टर की, वो सारी हुई हैं ब्राजीलिया में, ठीक है। और इसमें इंडिया ने क्या एम्फोसाइज किया है? बाकू टू बेलम रोड मैप को, बाकू टू बेलम रोड मैप को। सो ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो ब्राजीलिया में हुए हैं, ये ध्यान रखना है। 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ये कहाँ पे हुई है? ब्राजीलिया में। और ये इंडिया ने एम्फोसाइज किया है बाकू टू बेलम रोड मैप को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव्ड इन थाईलैंड। ये क्यों गए हैं थाईलैंड? इसलिए 6th बिम्स्टेक समिट। सो 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हो रही है? आपका थाईलैंड में। तो आपको रट्टा मार लेना है 6th बिम्स्टेक की समिट कहाँ हो रही है? थाईलैंड में। तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी गए थे, ठीक है। तो 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है थाईलैंड में। नाउ नेक्स्ट इज, ब्राजील हैज प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल। सो आपको ऐसा पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ब्राज़ील ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रपोज किया है, काउंसिल के लिए प्रपोज किया है? तो ये है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल।
और ये किसके अंडर ब्राज़ील ने रखने के लिए कहा है, ये बोला है UNFCCC के अंडर ही हम इसको रखेंगे। और ब्राज़ील जो है इसको कब प्रेजेंट करेगा इसी प्लान को अपने COP30 जो होने वाली है ब्राज़ील में ही, ये कब होगी, नवंबर 2025। सो आपको इसमें 2-4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले COP30 जो 2025 का अब आपका ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो ये मीटिंग होती है कंट्रीज़ की, ये COP30 कहाँ पे होने वाली है, ब्राज़ील में। और सिटी कौन सी है, बेलेम सिटी है ब्राज़ील की, ठीक है। और इसमें ब्राज़ील क्या प्रपोज करने वाला है, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल प्रपोज करने वाला है, जो कि वर्क करेगी अंडर UNFCCC के। और ये किसने प्रपोज किया है, ब्राज़ील ने प्रपोज किया है, क्योंकि उनके घर पे ये इवेंट होने वाला है COP30, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। ये इवेंट किसने होस्ट किया है, फ्रांस ने। बस मोटा मोटा ध्यान रखो, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ये इवेंट किसने होस्ट किया है, ये होस्ट किया है फ्रांस ने। नाउ नेक्स्ट है GTEx अफ्रीका 2025, GTEx अफ्रीका 2025, GTEx अफ्रीका 2025। ये इवेंट कहाँ पे हुआ है, माराकश मोरक्को में, माराकश मोरक्को में। सो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इवेंट किसने होस्ट किया है, फ्रांस ने। GTEx अफ्रीका 2025 ये कहाँ पे हुआ है, मरकश मोरक्को में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बांग्लादेश 54th कंट्री बन गई है किसको साइन करने वाली, आर्टेमिस अकॉर्ड को, ठीक है। सो बांग्लादेश 54th बांग्लादेश ने साइन किया है कौन सा अकॉर्ड, आर्टेमिस अकॉर्ड। सो बांग्लादेश ने साइन किया है कौन सा अकॉर्ड, आर्टेमिस अकॉर्ड। और इससे क्या होगा, प्रमोटिंग पीसफुल सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान के रखना है, बांग्लादेश ने 54th कंट्री कौन सी बनी है आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने वाली, तो वो है बांग्लादेश। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, माइक्रोसॉफ्ट के 50 साल हो चुके हैं, तो किस देखो ये UKPSC वाले भी ना बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उनका कोई CEO बन जाता है इस टाइप के लोग, या फिर वो कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या उनसे रिलेटेड जो भी बिग बिग न्यूज़ होती हैं, तो उनको वो ज़रूर पूछते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के अभी 50 साल पूरे हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है जिसने 50 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होकर आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ कंप्लीटेड 50 ईयर्स आफ्टर इट्स फाउंडेशन, ठीक है। तो आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट इन दैट केस। नाउ नेक्स्ट इज, चाइना ने अनाउंस किया है, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये है बीजिंग, बीजिंग होस्ट करेगा क्या, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल चांसेस फुल हैं इससे आने के। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पे हुई है, बीजिंग में, चाइना में, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली रोबोट और ह्यूमन पैरेलल लाइंस में रन करेंगे, मतलब मैराथन है ना, हाफ मैराथन है, सो दैट्स वाई रन करेंगे। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पे होने वाली है आपका, बीजिंग चाइना में, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है इसका डिसीजन, ये भी क्या करने वाला है, NDB। और इससे पहले कौन सी कंट्री हमने देखी थी अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, वो थी अल्जीरिया। फिर नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, वो कौन सा है, A23A हैज़ रन अ ग्राउंड नियर साउथ जॉर्जिया, जो कि है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग वो कौन सा है, A23 हैज़ रन अ ग्राउंड नियर साउथ जॉर्जिया, जो कि है ब्रिटिश ओवर टेरिटरी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। In a response to global finance crisis and uncertainty, UN Secretary General Antonio Guterres। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, UN Secretary General कौन है, एंटोनियो ग्यूटरेस ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, UN80 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव UN से रिलेटेड मोटी मोटी जो न्यूज़ आती है सब पता होनी चाहिए आपको, UN और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड और उत्तराखंड गवर्नमेंट से रिलेटेड इस एग्जाम के लिए। सो UN सेक्रेटरी जनरल ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, UN80 इनिशिएटिव। ये किसके लिए है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब बेसिकली आप गवर्नेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, थोड़ा सा अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, वही सब है ये इनिशिएटिव। मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनिशिएटिव का नाम ध्यान रखना, ये नाम है UN80 इनिशिएटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट है आर्मेनिया अजरबैजान, इनका भी बहुत पंगा रहता था इंडिया पाकिस्तान की तरह, इन्होंने तो फाइनली अब पीस ट्रीटी साइन कर लिए। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, आर्मेनिया अजरबैजान, आई थिंक ये कंट्रीज ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज हैं, टर्की के आस पड़ोसी हैं शायद ये।
सो इन अ हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू आर्मेनिया और अजरबैजान ने पीस ट्रीटी साइन कर ली है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत टाइम से इनका भी पंगा चल रहा था, काफ़ी टाइम से। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडोनेशिया हैज़ अनाउंस, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इन 2025 यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इज कंसिडरिंग अ ट्रैवल बैन ऑन 43 कंट्रीज कैटेगराइज इनटू रेड, ऑरेंज एंड येलो लिस्ट। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि ऑल 7 रेलवे पीएसयूज, जो कि मैंने आपको बताया भी होगा पिछली करंट अफेयर्स की वीडियोस में, कि 2 रेलवे की पीएसयूज को अभी वो नवरत्न स्टेटस मिला था। तो इसके साथ ही रेलवे की जितनी भी लिस्टेड पीएसयूज हैं उन सबको नवरत्न स्टेटस अब मिल चुका है। मतलब रेलवे ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया एकदम। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि म्यांमार में अभी जो है, अभी अर्थक्वेक आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, और इसके लिए अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है इंडिया ने हेल्प करने के लिए म्यांमार की। सो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार की हेल्प के लिए इंडिया ने चलाया है, और ये क्वेश्चन आने की मुझे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लग रही है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि मतलब क्या पता इससे पहले अलग अलग शायद लैंग्वेज रहा करती होंगी, पर ये न्यूज़ में था। तो आपको ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया है इंग्लिश को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक। सो इंडिया के हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक के ट्रायल चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, दिल्ली में। सो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स की तैयारी हो रही है अब, और वो कहाँ पे चल रहे हैं ट्रायल्स, इसके न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया बन गया है टॉप सोर्स किसका, एफडीआई का, दुबई में। मतलब इसका मतलब क्या है कि इंडिया से पैसा बहुत बाहर जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए, दुबई के लिए बहुत अच्छी बात है। पर आपको ध्यान रखना है कि दुबई में एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सबसे बिगेस्ट सोर्स कौन सा है, तो वो इंडिया है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स हुआ करता था, मतलब इंडिया से बाहर पैसा बहुत जा रहा है अब, ये कहने का मतलब है इसका। सो दुबई में एफडीआई का टॉप सोर्स कौन बन गया है, इंडिया बन गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज लॉन्च्ड फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, ये किसके लिए किया है, लोकल बिजनेसेस, कैपिटल मार्केट्स और प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पैसिफिक रीजन। मतलब पैसिफिक रीजन से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एशियन डेवलपमेंट ने एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसका नाम है फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम। फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम, तो आपको ध्यान रखना है पैसिफिक रीजन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नाउ नेक्स्ट इज जोहान्सबर्ग, जो कि कहाँ पे है, अगर आपको पता हो, इट इज़ इन साउथ अफ्रीका। सो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बना है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर का, साउदर्न हेमिस्फेयर, वेट अ सेकेंड, इस न्यूज़ को मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कंफर्म करूंगा, क्योंकि आई थिंक, हाँ, पर आप वैसे अभी इसको आप ध्यान रखें, इसमें एरर हो सकता है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा फिर से, डोंट वरी। पर अभी के लिए ध्यान रखें कि जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, उसमें एक लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बना है, कौन से हेमिस्फेयर का, सदर्न हेमिस्फेयर का लार्जेस्ट हिंदू, क्वेश्चन ऐसे आएगा इसमें से कि सदर्न हेमिस्फेयर का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ पे बना है, तो वो बना है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। नाउ नेक्स्ट इज लीबा। लीबा लॉन्च किया है किस कंट्री ने, श्रीलंका ने। और लीबा क्या है, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। सो लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, जिसका नाम है शॉर्टकट में लीबा, मतलब शॉर्ट में लीबा नाम है, जो कि लॉन्च किया है श्रीलंका ने, टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस नेटवर्किंग विद इंडिया एंड श्रीलंका, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिया एम्बेसी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो इंडिया ने एम्बेसी अपनी ओपन की है, वेट, सॉरी, लेट मी इरेज इट, या। सो इंडियन एम्बेसी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो जिसका शॉर्टकट है डीआरसी, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं उसको डीआरसी, हैज़ इशूड एन अर्जेंट एडवाइजरी फॉर इंडियंस इन टू इवैक्यूएट ड्यू टू एस्केलेटिंग वायलेंस। मतलब ये है कि कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, वहाँ पे भी कुछ वायलेंस चल रहे हैं, जिसके तहत इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पे, उन्होंने जो है अर्जेंट एडवाइजरीज इंडियंस के लिए लॉन्च, मतलब रिलीज़ की है, इशू की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन एम्बेसडर हैं हर्ष कुमार,
जिन्होंने अनवील किया है थिरुवल्लुवर, जो कि एक रिनोन्ड पोएट हैं तमिल के। उनका स्टैच्यू यहाँ पे अनवील हुआ है। कहाँ पे अनवील हुआ है ये? कैबू में, जो कि है फिलीपींस में, एक मेडिकल कॉलेज में। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है वैसे, पर पढ़ो आप, सब कुछ पता होना चाहिए। सो थिरुवल्लुवर, जो कि एक तमिल पोएट हैं, उनका स्टैच्यू किस कंट्री में इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये है फिलीपींस, और प्लेस का नाम है केबू। केबू प्लेस का नाम है, फिलीपींस कंट्री है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर है यूनाइटेड किंगडम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। सो दुनिया की ऐसी फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है जिसने क्रिमिनलाइज किया है एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को? वो है यूनाइटेड किंगडम। सो फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, वो कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। अब ऐसा लॉ इंडिया में भी आना चाहिए, क्योंकि अब एआई का पेनिट्रेशन धीरे धीरे ठीक ठाक बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ज़्यादा लोग एआई यूज़ कर रहे हैं अब। सो फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, वो कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने लॉ पास किया है, जैसे इंडिया में है ना कि रिवर गंगा को एक लीगल पर्सनहुड माना गया है, सो ऐसे ही लाइव एंटिटी, लिविंग एंटिटी माना गया है वो इंडिया में तो। पर यहाँ पे न्यूजीलैंड ने किया है माउंट तरनकी, माउंट तरनकी, माउंट तरनकी, माउंट तरनकी को लीगल पर्सनहुड का स्टेटस दे दिया है। सो न्यूजीलैंड ने माउंट तरनकी, जिसको बोलते हैं तरनकी मोंगा ऑल्सो, उसको लीगल पर्सनहुड का स्टेटस दे दिया है। सो माउंट तरनकी, जिसको हम बोलते हैं तरनकी मोंगा, उसको लीगल पर्सनहुड का स्टेटस मिल गया है न्यूजीलैंड में बाय पासिंग अ लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रस्मुस पलूदन, जो कि एक डैनिश पॉलिटिशियन है। डैनिश का मतलब डेनमार्क से रिलेटेड है। उन्होंने ये किया है, होली कुरान को मतलब आग लगाई है, सेट फायर टू द होली कुरान आउटसाइड दी टर्किश एम्बेसी इन कोपेनहेगन। मतलब टर्किश एम्बेसी, ये भी इवेंट थोड़ा सा मतलब ऐसे डिस्टर्बिंग सा इवेंट है, बट आपको ऐसा इवेंट हुआ है ये ध्यान रखना है कि डेनमार्क के कोई पॉलिटिशियन है जिनका नाम है रस्मुस पलूदन। उन्होंने जो है होली कुरान को आउटसाइड ऑफ द टर्किश एम्बेसी मतलब आग लगाई है, और ये टर्किश एम्बेसी है, मतलब उन्हीं की कंट्री में थी, दैट्स वाई वो ऐसा कर पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ECOWAS ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है विड्रॉल किस किस कंट्री का? नाइजर, माली और बुर्किना फासो का, आफ्टर ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन प्राइमरीली ओवर मिलिट्री कोर्स एंड डिसएग्रीमेंट्स ऑन रीजनल गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल अलायंस। सो ECOWAS ने जो है विड्रॉल रिकॉग्नाइज कर लिया है 3 कंट्रीज़ का। सो ECOWAS से 3 कंट्रीज़ आउट हो चुकी हैं। कौन कौन सी? नाइजर, माली और बुर्किना फासो। सो ECOWAS से 3 कंट्रीज़ आउट हो चुकी हैं, जो कौन कौन सी हैं? नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि US प्रेसिडेंट है। उन्होंने क्या किया है? ये उनका एक कोट है, नो मैन इन वुमेन्स स्पोर्ट्स, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। सो नो मैन इन वुमेन्स स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है किस कंट्री ने? यूनाइटेड स्टेट्स ने। इसका मतलब क्या है? बैनिंग ट्रांसजेंडर वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम कंपीटिंग इन द फीमेल स्पोर्ट्स। मतलब ट्रांसजेंडर विमेंस जो भी हैं वो अब फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, compete नहीं कर सकते। सो नो मैन इन विमेंस स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चाइना ने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है किस कंपनी के खिलाफ? गूगल के खिलाफ। और ये किस लिए? इनिशिएटेड बाय इट, ये बोल रहे हैं कि ये वायलेशन कर रही है चाइना के एंटी मोनोपोली लॉ का। ठीक है, एक्यूजिंग गूगल ऑफ यूजिंग इट्स डोमिनेंस इन द ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट टू सरपास कंपटीशन पर्टिकुलरली अगेंस्ट चाइनीज कंपनीज। तो इनका चलता ही रहता है बस US चाइना का। तो आप मोटा मोटा ध्यान रखें कि चाइना ने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है किस कंपनी के खिलाफ? गूगल के खिलाफ। ठीक है, और नो मैन इन वुमेन्स स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है अमेरिका ने, USA ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अर्जेंटीना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी न्यूज़, मतलब ये 5 स्टार क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है किससे? WHO से। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, जब कोई ऐसी कंट्री विड्रॉ कर जाती है तो ये छोटी न्यूज़ नहीं होती।
सो अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है किससे? WHO से। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अर्जेंटीना ने क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपर को, उसने पार्टनर किया है चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ। किस मिशन के लिए? चैंग E8 लूनर मिशन। सो चैंग E8, चैंग से ही नाम ध्यान आपको आ जाएगा नाम से ही, कि अगर ये नाम आता है क्वेश्चन में कि चैंग चैंग नाम से ध्यान आ जाएगा, चाइनीज से रिलेटेड है। ठीक है। और अगर चाइनीज किसी के साथ पार्टनर कर रहे हैं तो पाकिस्तान से बेटर उनका पार्टनर कौन हो सकता है, इतना। सो आपको ध्यान रखना है चैंग E8 लूनर मिशन जो 2028 में ये लॉन्च करेंगे। किसने किसने लॉन्च करना है? ये चाइना और पाकिस्तान ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पनामा हैज़ विड्रॉन फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो पनामा एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, जो कि एक अड्डा है पूरा। मतलब आपको पता ही है पनामा पेपर काफ़ी फेमस हुए थे, जहाँ पे लोग मतलब साइफनिंग करते हैं, जो टैक्स मतलब टैक्स चोरी से बचने के लिए पनामा जाते हैं लोग। सो आपको ध्यान रखना है कि पनामा ने विड्रॉ कर लिया है चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूनेस्को ने लॉन्च किया है क्या? इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। सो कैंपेन कौन सा लॉन्च किया है यूनेस्को ने? इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। ये कैंपेन लॉन्च किया है, और ये कब लॉन्च किया है? फॉर 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये कब होता है? फरवरी 11 को। डे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखें। यूनेस्को ने कुछ ऐसा शुरू किया है कि इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इंडिया और निकारागुआ। इंडिया और निकारागुआ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस साइन किया है। किसके लिए? क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार मोटा मोटा ध्यान रखें कि इंडिया ने निकारागुआ एक कंट्री है, उसके साथ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किया है। नाउ नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इनॉग्रेटेड इंडियाज सेकेंड डिप्लोमेटिक मिशन इन फ्रांस। सो इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली सेकेंड डिप्लोमेटिक मिशन अपना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पे? फ्रांस में, जो कि फ्रांस इंडियन कॉन्सुलेट बेसिकली स्टार्ट किया है इन्होंने। तो ये कहाँ पे? मर्सेले एक कंट्री, सॉरी सिटी है फ्रांस की। ये फ्रांस की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जो कि मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास है। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया ने अपना सेकेंड डिप्लोमेटिक मिशन इनॉग्रेट किया है फ्रांस में। कौन सी सिटी में? मर्सेले सिटी में। ठीक है। सो इंडिया ने अपना सेकेंड डिप्लोमेटिक मिशन लॉन्च कर दिया है फ्रांस में, मर्सेले सिटी में, और ये फ्रांस की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। मतलब ये ध्यान रखना कि इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट, सेकंड कॉन्सुलेट या सेकंड मिशन कहाँ पे स्टार्ट किया है, किस कंट्री में? तो ये कंट्री हो जाएगी आपका फ्रांस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बांग्लादेश हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है, ऑपरेशन का नाम दिया है डेविल हंट। और ये डेविल किसे कह रहे हैं? लॉयलिस्ट को। किसके? शेख हसीना के। तो शेख हसीना दी एक्स प्राइम मिनिस्टर ही है, हाँ। सो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उनके जितने भी लॉयलिस्ट हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको टारगेट करने के लिए ये डेविल हंट ऑपरेशन लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्राज़ील ने ज्वाइन कर लिया है ओपेक प्लस, बट एज एन ऑब्जर्वर ओनली। तो आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा कि ब्राज़ील ने ज्वाइन कर लिया है ओपेक प्लस एज एन ऑब्जर्वर ओनली। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड। इंडिया को क्या इलेक्ट किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट। किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीने नेविगेशन। सो आपको ध्यान रखना है IALA। ठीक है। अब ये IALA इन्होंने बनाया कैसे है आई डोंट नो, बट या फिर ये रॉन्ग टाइप हो गया है। सो आपको ध्यान रखना है बेसिकली इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीने नेविगेशन। इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीने नेविगेशन के लिए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो है EFTA। इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें कौन कौन आते हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिचेनस्टीन, ये कंट्रीज़ हैं। इन्होंने लॉन्च किया है डेस टू डीपन इकोनॉमिक कोलेब्रेशन। ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वेट अ सेकेंड, आई एम कमिंग बैक।
ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। फिर नेक्स्ट है माउंट डोकोनो। ये इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में चलते रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, न्यूज़ थी तो आपको थोड़ा थोड़ा बताना मेरी जिम्मेदारी है। सो माउंट डोकोनो जो कि इंडोनेशिया में है, ये एक वोल्केनो है जो कि इरप्ट हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कश पटेल। ये आपको पता ही है कश पटेल, थोड़ा भी आप अवेयर रहते हो तो पता लग जाता है। इनको डायरेक्टर बनाया गया है एफबीआई का, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे आप सीबीआई मान लो इंडिया में, ऐसे यूएस में एफबीआई होता है। सो उसमें कश पटेल को डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। जो उन्होंने ओथ भी भगवत गीता पे ही ली है इसीलिए। नाउ नेक्स्ट इज मेटा ने प्रोजेक्ट, मेटा का जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वाटर वर्थ इनिशिएटिव टू ले 50,000 किलोमीटर अंडर सी केबल। मेटा का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना, वाटर वर्थ। सो मेटा जो कि जिसकी ये सारी कंपनीज हैं, आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो उन्होंने क्या किया है, वो क्या कर रहे हैं, 50,000 किलोमीटर की अंडर सी केबल मतलब ले कर रहे हैं नीचे, जो कि कनेक्ट करेगी किस किस कंट्री को, इंडिया, यूएस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को। सो इंडिया, यूएस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को टारगेट करते हुए मेटा क्या कर रही है, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ चला रही है, जिसमें 50,000 किलोमीटर की अंडर सी केबल्स कनेक्ट करेंगी इंडिया, यूएस, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका को। और ये किसके लिए होता है, बेसिकली अंडर सी केबल्स यूजुअली इंटरनेट की स्पीड को फास्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये याद रखना है कि मेटा का प्रोजेक्ट का नाम क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, पर इसको मैं 3 स्टार दूंगा, बहुत हाइप नहीं है पर मीडियम चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। सो मेटा का प्रोजेक्ट है वाटर वर्थ, और वेट या सो मेटा का प्रोजेक्ट है वाटर वर्थ, जिसमें वो 50,000 किलोमीटर की अंडर सी केबल ले कर रहे हैं टू कनेक्ट इंडिया, यूएस, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। नाउ नेक्स्ट इज इजरायली रिसर्चर्स जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा के, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, ब्रेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इमोशनल स्टेट्स। मतलब दूसरे की इमोशनल स्टेट्स को जानने का एक मैकेनिज्म जो है इजरायली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने निकाल लिया है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन होगा कि जितने भी आपके सोशल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑटिज़म, या फिर जहाँ पे इमोशनल परसेप्शन या सोशल इंटरेक्शन जो कि चैलेंजिंग होते हैं, उन सबको समझने के लिए। सो आप ऐसा मोटा मोटा ध्यान रखो, ब्रेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इमोशनल स्टेट्स। ये किस कंट्री के रिसर्चर्स ने डिस्कवर कर लिया है, तो ये इजराइल के रिसर्चर्स ने डिस्कवर कर लिया है। क्या डिस्कवर कर लिया है, ब्रेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इमोशनल स्टेट्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है इलॉन मस्क, जिनको आप जानते ही हो। इलॉन मस्क ने लॉन्च करने जा रहे हैं एक्स मनी। एक्स मनी का मतलब जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ होगा, तो ये डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर रहे हैं। मतलब ये ट्विटर को एक हिसाब से एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ हो, मतलब लोग सोशल मीडिया के लिए भी आएँ, यूट्यूब की तरह वीडियो भी देखें, फिर अब ये मनी को भी इंटीग्रेट करके उसे एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप जो है 47th प्रेसिडेंट बने हैं, ये आप सबको पता है, जिसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में इंडिया की तरफ से कौन गए थे, एस जयशंकर, ये आपको ध्यान रखना है। सो डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, 47th प्रेसिडेंट हैं, और उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। अभी क्या हुआ है, मोटा मतलब न्यूज़ का ध्यान रखो आप, कि जब पार्लियामेंट ने जो अभी के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनको इम्पीच किया, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया है। सो साउथ कोरिया जो कि इन चीज़ों के लिए वैसे जाना नहीं जाता, डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, पर हालत आजकल वहाँ भी ख़राब है। अभी मार्शल लॉ दिसंबर में लगा है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज चाइना। चाइना इंट्रोड्यूस कर रहा है CR40। सो CR फॉर 450, CR450 नंबर में ही सब कुछ छुपा है। 450 का मतलब 450 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है क्या, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। सो वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस किया है CR450। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, चाइना ने, और जिसकी स्पीड होगी, जिसकी स्पीड अचीव कर ली है इन्होंने 450 किलोमीटर पर आवर। तो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है CR450, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप है।
सो चाइना ने लॉन्च किया है CR450 जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी स्विट्जरलैंड ने इंट्रोड्यूस कर दिया है क्या इंट्रोड्यूस किया है, फेशियल कवरिंग बैन कर दिया है पब्लिक में। मतलब जैसे ये बुरका नकाब ये सब पहनते हैं ना, तो उन सबको स्विट्जरलैंड ने बैन कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी न्यूज़ है। तो 3 स्टार की न्यूज़ माने आप इसे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंपनी ने किस कंट्री ने फेशियल कवरिंग को बैन कर दिया है पब्लिक में, तो वो कंट्री है स्विट्जरलैंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चाइना। चाइना में अभी केसेस मिलने लगे हैं, कौन से वायरस के, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के केसेस मिलने लगे हैं। और ये आपको मैंने बताया भी था, थोड़े थोड़े केसेस इंडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं इसके, ठीक है। तो चाइना इसका अभी सेंटर है। हर बीमारी का, नई नई बीमारी या फिर पुरानी बीमारी जो भी, मतलब हर चीज़ का सेंटर बीमारियों के केस में चाइना ही रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पाकिस्तान ने, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को 2 ईयर का टेन्योर मिल गया है नॉन परमानेंट मेंबर, किसमें, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। ये वैसा ही है जैसे किसी बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी जाए कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया है, मतलब ये आतंकवाद को देखेंगे क्या है, चलो कोई नहीं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान को 2 ईयर का टेन्योर मिल गया है UN सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, और इनके हक में 182 वोट्स पड़े थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हनोई। हनोई कहाँ है, ये है वियतनाम में। हनोई कहाँ है, वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल है। इसमें ये किसके लिए फेमस हुई है अभी, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। सो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, हनोई, वियतनाम। सो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, हनोई है वियतनाम में। हनोई की कैपिटल वियतनाम। यूजुअली कैपिटल्स ही होती हैं ज़्यादातर, आप कहीं की भी पॉल्यूटेड सिटीज़ देखोगे, क्योंकि सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी उसी के आसपास ही के एरियाज़ में हो रही होती हैं। सो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी डिक्लेयर हुई है, हनोई, जो कि है वियतनाम की कैपिटल। नाउ नेक्स्ट है तोमिको इतुका। तोमिको इतुका ये कौन थे, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन। किसने रिकॉग्नाइज किया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने, जो कि 116 साल की उम्र में पास हुए। तो आपको ध्यान रखना है, अभी अभी वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन 116 साल की उम्र में जिनका निधन हो गया है, उनका नाम है तोमिको इतुका। तोमिको इतुका। और ये मुझे लग रहा है जापान के होंगे, क्योंकि वहीं पे इतनी इतनी लाइफ पॉसिबल होती है। मतलब आई एम जस्ट गेसिंग, बट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्सन। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन का रिकग्निशन जिन्हें मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से, जो थे तोमिको इतुका। 116 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माउंट ईबू, इंडोनेशिया। ये भी इरप्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माउंट ईबू इंडोनेशिया में है और यहाँ पे इरप्शन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है सिस्टर इनाहा कैनाबोरा लोकाज। ये कहाँ से हैं, ब्राज़ील से। और ये कौन बनी है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। अभी तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो जिनको ये मिला था, ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, उनका क्या बोलते हैं, अभी अभी निधन हुआ है। इनको, जिनका निधन हुआ है उनको मिला था वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, पर ये एक और पर्सन को मिल गया है, इनाहा कैनेबेरो लुकास। इनाहा कैनेबेरो लुकास, ये कहाँ से हैं, ब्राज़ील से। और इनको मिला है, इनको कंफर्म किया गया है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन, सबसे जीवित पर्सन है ये वर्ल्ड के। अभी 116 साल से ऊपर इनकी एज हो चुकी है। 1908 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सदर्न कैलिफोर्निया में अभी वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट्स हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो सदर्न कैलिफोर्निया में, जो कि US में है, जहाँ पे वाइल्ड फायर्स के कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। नेक्स्ट है इंडिया और स्पेन 2026 को सेलिब्रेट करेंगे, कैसे, डुअल ईयर के तौर पे। सो इंडिया और स्पेन 2026 को सेलिब्रेट करेंगे डुअल ईयर के तौर पे। सो ध्यान रखना है, इंडिया और कौन सी कंट्री, स्पेन। इंडिया और स्पेन सेलिब्रेट करेंगे 2026 को, किस तरीके से, डुअल ईयर के तौर पे, फोकसिंग ऑन कल्चर, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन AI, अनाउंस बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 नेशन। तो पूरे आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है, बस मोटा मोटा ये ध्यान रखो, इंडिया स्पेन 2026 को डुअल ईयर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रिसर्च। ये न्यूज़ में आई थी, इससे पहले इसे कोई नहीं जानता था। ये न्यूज़ में तब आई थी जब इन्होंने अडानी के ऊपर रिपोर्ट की थी,
और स्थिति ये हुई कि अडानी तो बच के निकल गया, पर ये कंपनी क्लोज हो गई है। सो हिंडनबर्ग रिसर्च जो एक कंपनी है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना क्लोजर। ठीक है, तो कंपनी क्लोज हो गई है हिंडनबर्ग रिसर्च। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज चाइना। चाइना क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्शन कर रहा है किसका? तियानशन शेंगली टनल। तियानसन शेंगली टनल। तियानशन शेंगली टनल। और ये क्या बनेगी? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। मतलब वर्ल्ड की एक्सप्रेसवे पे सबसे लॉन्गेस्ट टनल होगी ये। चाइना बना रहा है तियानशन शेंगली टनल, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल होगी। इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी भी 5 स्टार है बिल्कुल। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए होते हैं उन्होंने, जो वर्ल्ड में एक मतलब कोई अकेला ही कर रहा होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। सो चाइना बना रहा है क्या? तियानशन शेंगली टनल, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल होने वाली है। नाउ नेक्स्ट इज, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिजिनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, जिसका नाम है फर्स्ट इंडिजिनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। इनका इन्होंने नाम दिया है E01 सैटेलाइट, और इसको ये पाकिस्तान का नाम जोड़ के बना देते हैं PRSC E01। सो आपको ध्यान रखना है E01 ये ऐसा कुछ पाकिस्तान का कोई सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। इसी से आप समझ सकते हो इनकी कितनी गहरी दोस्ती है। चाइना पाकिस्तान के सैटेलाइट्स तक लॉन्च करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? इनिशिएट कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स का सेकेंड टाइम विड्रॉल फ्रॉम, किससे विड्रॉल करने वाले हैं ये? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। सो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूनाइटेड स्टेट फिर से विड्रॉल करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। पिछली बार भी इन्होंने ही करा था, बाइडन ने आके सही कर दिया था। फिर से अब ये विड्रॉ करने के मूड में है, फिर ये जाएंगे तो फिर कोई और आएगा, वो फिर से ज्वाइन करेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है, सेकेंड टाइम विड्रॉल करने वाले हैं, इनिशिएट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। फिर नेक्स्ट है, नाइजीरिया को ऑफिशियली एडमिट कर लिया गया है एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। सो ब्रिक्स में इंक्लूड कर लिया गया है नाइजीरिया को। सो ब्रिक्स ब्लॉक का न्यू पार्टनर कौन बना है? नाइजीरिया। और इसमें कौन कौन है ब्रिक्स में? आप जानते हो ऑलरेडी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो नाइजीरिया एक और कंट्री बनी है एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। सो पार्टनर कंट्री कौन बनी है ब्रिक्स ब्लॉक की? एक नई, जो कि है नाइजीरिया। ठीक, नेक्स्ट है उषा वेंस। उषा वेंस कौन है? जेडी वेंस की वाइफ। जेडी वेंस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन अमेरिकन प्लस फर्स्ट हिंदू, जो कि सेकेंड लेडी बनी है यूनाइटेड स्टेट्स की। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो कि सेकेंड लेडी बनी है यूनाइटेड स्टेट की, प्लस फर्स्ट हिंदू जो कि सेकेंड लेडी बनी है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो उनका नाम क्या है? उषा वेंस, बिकॉज वो इंडियन ओरिजिन की हैं उषा वेंस। ठीक, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट है ट्रंप। यही न्यूज़ में चल रहे हैं आजकल। तो ट्रंप मतलब यूएसए ने क्या बोला है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है, ये है गल्फ ऑफ अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम ऑफिशियली अपनी साइड से यूएसए ने चेंज करके रख दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम यूएस ने चेंज करके रख दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो आपको क्या ध्यान रखना है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम एग्जीक्यूटिव एक्शंस में ये रख दिया है आपका गल्फ ऑफ अमेरिका। फिर नेक्स्ट है, एक और चीज़ को इन्होंने रीनेम किया है, एक यूएस टेरिटोरियल नेम्स एंड सिंबल्स। अनदर प्रोमिनेंट चेंज वाज रीनेमिंग देनाली, एक जगह है, ये क्या है? अलास्काज टावरिंग पीक, ये पीक है बैक टू फॉर्मर नेम, मतलब इसका नाम फिर से माउंट मैकिनली हो गया। सो देनाली एक टावरिंग पीक थी अलास्का की, उसका नाम फिर से चेंज करके इन्होंने रख दिया है माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली, तो दो चेंजेस किए हैं नाम में। गल्फ ऑफ मैक्सिको को बोल दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका, और देनाली जो अलास्का की टावरिंग पीक थी उसको बोल दिया है माउंट मैकिनली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, यूनाइटेड स्टेट ने सारी यूसेट जो इनका फंडिंग का डिपार्टमेंट है, जिसमें ये बोलते हैं कि हम लोगों को हेल्प करते हैं उनके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ये सब इकोनॉमिक और पोवर्टी ये सब के लिए, पर ये साइडलाइन से कुछ और ही करते हैं इसके थ्रू। तो इन्होंने फंडिंग इसकी बांग्लादेश को बंद कर दी है, जो कि पहले जा रही थी बांग्लादेश को, और इन्हीं के थ्रू, इसी यूसेट के थ्रू क्या हुआ है, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है चाइनीज़ एआई। कौन सी एआई कंपनी है? डीप सीक।
अब तक सबको इसका नाम पता होगा, नाम नहीं पता तो डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है जिन्होंने क्या किया, ये क्या बन गई है, मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप इन यूएस ऑन एप्पल ऐप स्टोर। ये एप्पल जो कंपनी का ऐप स्टोर अलग होता है एंड्रॉयड से, एंड्रॉयड का अलग होता है, इनका अलग होता है। सो एप्पल स्टोर में सबसे ज़्यादा यूएस में डाउनलोड होने वाली फ्री ऐप बन चुकी है डीप सीक। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो जितने भी एआई चैटबॉट्स देखोगे आप, वो फ्री नहीं है, वो सारे पैसे लेते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हैं। पर अभी डीप सीक का जो भी मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है वो भी कम्प्लीटली फ्री है और ज़्यादा बेटर भी है। अगर आप उसको यूज़ भी करना चाहो अपने प्रिपरेशन में, डीप सीक का यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी से बेटर है डीप सीक। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई हैव मतलब यूज्ड डीप सीक ऑल्सो। तो आपको इस न्यूज़ से ध्यान रखना है, डीप सीक इज़ अ चाइनीज़ कंपनी और ये मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप बनी है यूएस के एप्पल ऐप स्टोर में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया और ओमान ने क्या साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। सो इंडिया ने किसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये है ओमान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूएई। प्रेसिडेंट कौन है, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान ने डिक्लेयर किया है 2025 को ईयर ऑफ द कम्युनिटी। सो यूएई ने, आपको क्या ध्यान रखना है, यूएई ने 2025 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, तो ये डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ द कम्युनिटी और इसका स्लोगन दिया है हैंड इन हैंड। सो किस कंट्री ने ईयर ऑफ द कम्युनिटी डिक्लेयर किया है 2025 को, तो वो है यूएई। सो किस कंट्री ने ईयर ऑफ द कम्युनिटी डिक्लेयर किया है 2025 को, तो वो कंट्री है यूएई। और इसका स्लोगन क्या रखा है, इसका स्लोगन रखा है हैंड इन हैंड। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर है एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल था सन स्पेस वेदर एंड सोलर स्टीलर कनेक्शंस। ये कहाँ पे हुई है, आपका बेंगलोर में, जो कि है कर्नाटका में। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सन स्पेस वेदर एंड सोलर स्टीलर कनेक्शंस, सन स्पेस वेदर एंड सोलर स्टीलर कनेक्शंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है आपका बेंगलोर कर्नाटका में। फिर नेक्स्ट है नाइजर। नाइजर फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गई है किसको एलिमिनेट करने वाली, ओंको सेरसियसिस, रिवर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ओंको सेरसियसिस, ओंको सेरसियसिस को और जिसको रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसको नाइजर ने एलिमिनेट कर दिया है। अब पब्लिक हेल्थ थ्रेट जो कि वहाँ पे होता होगा क्योंकि गर्म एरिया है अफ्रीका। सो नाइजर में एक पब्लिक हेल्थ थ्रेट था जो कि था ओंको सेरसियसिस, ओंको सेरसियसिस, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसको पब्लिक हेल्थ थ्रेट से एलिमिनेट कर दिया है। कौन सी कंट्री है, नाइजर ने। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट है इंडोनेशिया के आपके प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे, किस में थे, रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को आता है, रिपब्लिक डे की परेड में। सो रिपब्लिक डे 2025 की, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इस पर भी स्टार लगा लें बिल्कुल। ठीक है। सो रिपब्लिक डे 2025 की जो परेड हुई थी उसमें आपके चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, और इनका नाम भी ध्यान रख लो, प्राबोवो सुबियांतो, प्राबोवो सुबियांतो। सो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे 2025 में की परेड में। ठीक है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट थे इंडियाज 2025 रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है एआई एक्शन समिट। ये कहाँ पे हुई है, पेरिस। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। तो आपको ध्यान रखना है एआई एक्शन समिट ये कहाँ पे हुई है, फ्रांस में। फ्रांस ये यहाँ पे भी है। इसको होस्ट किसने किया है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने, और इसमें प्राइम मिनिस्टर गए थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर की एक एक एक्टिविटी को देख लिया करो, आधे आपके करंट अफेयर्स वहीं से कवर हो जाते हैं। सो एआई एक्शन समिट ये कहाँ पे हुई है, पेरिस में, जो कि है फ्रांस में। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है इंडिया होस्ट करेगा किसको, ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग। सो इंडिया होस्ट करेगा ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग। सो कौन सी मीटिंग वर्किंग ग्रुप की इंडिया होस्ट करने वाला है, ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है। जिसकी थीम इंडिया ने दी है
यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट रेजिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट रेजिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई है? अबू धाबी यूएई में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट रेजिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई है? अबू धाबी में। सो फर्स्ट रेजिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई है? अबू धाबी में। और इसमें चीफ गेस्ट थे एस जयशंकर। और ऊपर वाली न्यूज़ से ध्यान रखना कि इंडिया होस्ट करेगा किसको? ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग। देखो 2-3 बार अगर आपने वीडियो देख लिया ना एग्जैक्टली अगर आपके मन में आंसर नहीं भी आ रहा ऑप्शन देख के आंसर याद आ जाएगा वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है इंडिया होस्ट करेगा 28th कॉमन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। ये ध्यान रखना, इस पे भी स्टार लगा लो 5 वाले। ये कौन से ईयर की इंडिया होस्ट करेगा? 2026 की। सो इंडिया होस्ट करेगा 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। सो 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2026 की होस्ट करेगा इंडिया। सो 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2026 की होस्ट करेगा इंडिया। और इन्होंने थीम भी पहले बता दी है, एआई इंटीग्रेशन एंड सोशल मीडिया इन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। सो एआई इंटीग्रेशन एंड सोशल मीडिया इन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। और इवेंट का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2026 ये होस्ट करेगा इंडिया। थीम क्या है? एआई इंटीग्रेशन और सोशल मीडिया इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूएन की बिग डेटा फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कमेटी। सो इंडिया ने कौन सी कमेटी को ज्वाइन किया है? यूएन की बिग डेटा फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कमेटी। बिग डेटा फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कमेटी को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट है वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। ऑलराइट, सो आपको क्या ध्यान रखना था? वेट अ सेकेंड, या सो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूएन की बिग डेटा फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कमेटी को। फिर नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन चोजन टू चेयर, क्या चेयर करने वाला है इंडिया? 68th सेशन किसका? यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। सो ये ध्यान रख लेना कहाँ कहाँ इंडिया को चेयर करने को मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे इंडिया चेयर करता है। सो 68th सेशन यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स कौन चेयर करेगा? इंडिया चेयर करेगा। और मार्किंग इट्स फर्स्ट टाइम इन दिस रोल। सो इंडिया फर्स्ट टाइम इस रोल में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे स्टार लगा लेना, 3-4 स्टार का क्वेश्चन है ये। सो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो 68th सेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स ये कौन चेयर करेगा? इंडिया चेयर करेगा। और फर्स्ट टाइम ये रोल इंडिया को मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अब्दाली मिसाइल जिसका नाम है हत्फ-2 इज़ अ शॉर्ट रेंज मोबाइल रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय पाकिस्तान। जो पाकिस्तान चाइना कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे वैसे है ना दोस्त नहीं है, मतलब इनको वैसे कह लो आप एलियन कंट्रीज़ हैं हमारे लिए एक हिसाब से। एलियन भी डिक्लेयर तो नहीं है वैसे ये, पर इनको आप वैसे मान सकते हो, ये डाउटफुल कंट्रीज़ हैं दोनों हमारे लिए। सो अब्दाली मिसाइल किसने आपका ये लॉन्च की है? हत्फ-2 यानी कि पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी ने। फिर नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है न्यू, कौन सा? लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ वुमेन। सो लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ वुमेन ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुनीता विलियम्स ने, जो कि इसरो की साइंटिस्ट हैं। सो इंडियन ओरिजिन की हैं बस, और कुछ नहीं है इंडिया से इनका रिलेशन ज़्यादा। लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ वुमेन ये रिकॉर्ड बनाया है किसने? सुनीता विलियम्स ने। फिर नेक्स्ट है चाइना हैज़ ओपन इज फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन। ये कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो किस कंट्री ने अपना फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में लगाया है? वो है चाइना। सो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में लगाया है चाइना ने। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। पिछली बार भी यहीं से क्वेश्चन एक आया था कि ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है। तो पिछली बार उस टाइम तो कुछ और था, पर इस बार ध्यान रख लेना ब्रेन रोट। सो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? ब्रेन रोट। सो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? ब्रेन रोट। सो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? ब्रेन रोट। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आफ्टर ओवर 5 डिकेड्स ऑफ अनब्रोकन रूल असद फैमिलीज राइन इन सीरिया। मतलब सीरिया में भी अब क्या हो गया है, जो इनकी
अलावाइड डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी मोहम्मद अल बशीर को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है सीरिया का, और सीरिया से यूएस ने सैंक्शंस भी हटा दिए। तो अभी आप ध्यान में ये रखो कि सीरिया से सैंक्शंस हटे हैं, प्लस सीरिया में जो डायनेस्टी थी वो गई। डायनेस्टी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीरिया पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, हल्का सा ध्यान रखना, इसके भी आने केयर टेकर वालों के नाम पूछे जाते जल्दी से, पर फिर भी ध्यान रखें मोहम्मद अल बशीर को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मरियम वेबस्टर, ये दूसरी डिक्शनरी है, वो ऑक्सफोर्ड था। ऑक्सफोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था? ब्रेन रोट। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था? ब्रेन रोट। फिर मरियम वेबस्टर, ये एक और है, इन्होंने पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर माना है 2024 का। दोनों ध्यान रखें, वैसे आ कुछ भी सकता है। सो मरियम वेबस्टर ने चूज किया है पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर 2024, और 2024 उन्होंने क्या चूज किया था? उन्होंने चूज किया था ब्रेन रोट। ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था ब्रेन रोट को, और मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को बोला है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दुबई ने अनवील किया है क्या? वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड बार। वो कितने का है? 300 किलो का है, और पैसे में कितने का है? 211 करोड़ का। ये दुबई में ही पॉसिबल है। सो आप ध्यान रखें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड बार किसने अनवील किया है? किस कंट्री ने? दुबई ने। कितने किलो का? 300 किलो का। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड बार किसने अनवील किया है? दुबई ने। कितने किलो का? 300 किलो का, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो कि सीईओ है टेस्ला और स्पेसएक्स के, हैज़ मेड अ हिस्ट्री बाय सरपासिंग अ नेट वर्थ ऑफ $400 बिलियन। 400 बिलियन डॉलर्स का मतलब होता है $1 बिलियन में, अगर करंट रेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 8,400 करोड़ के आसपास रुपए होते हैं। तो $1 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो 400 में आप 400 को मल्टीप्लाई करना है आपने 8,500 से। इतने की एसेट्स नेटवर्थ बताई गई है इलॉन मस्क की, और किसने बताई है? ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है पर्सन ऑफ द ईयर 2024, और ये किस लिए बोला है? वो थोड़ा मतलब ये यूरो वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड ये मैगजीन्स होती हैं, उन्हीं के पर्सनस को पर्सन ऑफ द ईयर भी बना देती हैं, यूजुअली ऐसे चलता है। सो टाइम मैगजीन जो है उन्होंने बोला है पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का, किसको बोला है? डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज। तो इसमें टॉप किया है वॉल्टन फैमिली ने, जिसकी ओनरशिप है वॉलमार्ट में। सो वॉलमार्ट जिनकी कंपनी है, वॉल्टन फैमिली जिनको बोलते हैं, ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली है। सो वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली कौन सी है? वॉल्टन फैमिली, जिनकी मतलब जिनकी कंपनी है वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट कंपनी के ओनर वॉल्टन फैमिली इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड ने इंडिया के साथ मोस्ट फेवर नेशन का जो क्लॉज है वो सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या करना चाहता है? पोटेंशियली रेजिंग टैक्सेस ऑन इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड सोच रहा है ज़्यादा कमाई कर लो इंडियन से, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही होंगी। सो दैट्स वाई मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है टैक्स ट्रीटी में इंडिया और स्विट्जरलैंड के, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि किस कंट्री ने अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज सस्पेंड किया है इंडिया के साथ, तो वो कंट्री है स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोल्दोवा ऑफिशियली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये ध्यान रख सकते हो, मोल्दोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का ही ब्रेन चाइल्ड है। सो मोल्डोवा ऑफिशियली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम बना है फर्स्ट यूरोपियन नेशन किसको ज्वाइन करने वाला? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP। CPTPP इसको किसने, यूरोप की फर्स्ट कंट्री बनी है CPTPP को ज्वाइन करने वाली, वो कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। सो यूरोप की फर्स्ट कंट्री जो CPTPP को ज्वाइन करने वाली बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो बनी है यूनाइटेड किंगडम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज चाइना बना रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, और ये कहाँ पे बना रहा है? यारलुंग जांगपो पे, यारलुंग जांगपो पे, यारलुंग जांगपो। और यारलुंग जांगपो को इंडिया में वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो चाइना, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कसम से। मतलब ये इंडिया इस टाइम बहुत मतलब चारों तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज चल ही रहे हैं, ये भी वन ऑफ द इश्यूज है। चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है वैसे। सो चाइना हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बन रहा है, सबसे बड़ा डैम दुनिया का, यारलुंग जांगपो पे।
और ये कहाँ पे बन रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रांस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पार्टनरशिप किया है फ्रांस के साथ, किसके लिए, ये लॉन्च कर रहे हैं योगा योगिन भारत नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट। सो इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है योगा योगिन भारत नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट, किसके साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन पार्टनरशिप विद फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट लॉन्च कर रहा है योगा योगिन भारत नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फेडरल लेवल इमरजेंसी डिक्लेयर की है किसने, रशिया ने। वो किसके लिए की थी, ऑयल स्पिल हुआ था, ये कब की बात है, 15 दिसंबर के आसपास की बात है, थोड़ी पुरानी न्यूज़ है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि ऑयल स्पिल हुआ था रशिया में और वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी ऑयल स्पिल के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बात भी दिसंबर की है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साइंड अ हिस्टोरिक लॉ ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल को क्या बना दिया है, नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स क्या बना है, बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल को बना दिया गया है नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बना दिया गया है बाल्ड ईगल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडिया और कुवैत ने बायलैटरल रिलेशन, अभी मतलब प्राइम मिनिस्टर कुवैत में गए थे तो उनको कुवैत ने क्या दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। सो आपको इसका नाम ध्यान रखना है कि इनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी और कहीं नहीं मिला है, मतलब इस साल में तो नहीं मिला है प्राइम मिनिस्टर को, शायद मेरे ध्यान में तो यही है 2025 में ये फर्स्ट ही कंट्री किसी ने दिया है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये किसने दिया है, कुवैत ने, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। के से ध्यान रखो, कबीर के से कुवैत, ठीक है, के से कबीर के से कुवैत, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किस कंट्री का, कुवैत का, इन्होंने दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 24th बिम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। ये मैंने आपको बताया भी था, ये बैंकॉक में हो रहा है, थाईलैंड में बिम्स्टेक का वो, और ये मीटिंग भी बिम्स्टेक से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग होगी वो ऑब्वियसली थाईलैंड में ही होंगी। फिर नेक्स्ट है जसलीन कौर। जसलीन कौर हैं एक स्कॉटिश, ऐसे तो सिख हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन कह लो आप, उन इंडिया से रिलेटेड उनका रिलीजन है। इनको मिला है टर्नर प्राइज़। सो टर्नर प्राइज़ 2024 किसको मिला है, जसलीन कौर को, और ये कहाँ की हैं, स्कॉटलैंड, ग्लासगो बॉर्न स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट हैं। जसलीन कौर एक आर्टिस्ट हैं जिनको मिला है प्राइज़ टर्नर प्राइज़ 2024। सो टर्नर प्राइज़ 2024 किसको मिला है, जसलीन कौर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड मैरीटाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, चेन्नई में और इंडिया में। सो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस ये 3 साल में एक बार होती है, और ये इस बार कहाँ पे हो रही है, 2024 में हुई थी ये, मतलब तो ये हुई थी चेन्नई में और इंडिया में ही। सो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, चेन्नई, इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज 14th एशिया ओशिनिया मीटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस, AOMSUC 14, ये कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। सो 14th एशिया ओशिनिया मीटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस, AOMSUC 14, ये कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। अगेन वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, चेन्नई में, जो कि है इंडिया में ही। फिर है आपका 14th एशिया ओशिनिया मेटीरियोलॉजिक सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस, AOMSUC 14 हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और इसमें क्या है, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के तहत ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 हुई है, ये कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, उसके तहत ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 हुई है, और ये न्यू दिल्ली में ही हुई है, और इसकी थीम थी कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि PM मोदी ऑल्सो लॉन्च द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स 2025। सो इससे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के तहत मीटिंग हुई है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी, कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, और ये यहीं से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च भी किया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स 2025 को, ठीक है। सो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के तहत ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2025 हुई है न्यू दिल्ली में ही। इसकी थीम थी कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, और
यहीं से लॉन्च हुआ है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेटिव्स 2025। नाउ नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिसेंटली पास दी ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसको इम्पोज, चिल्ड्रन पे इम्पोज कर रहे हैं, प्रिवेंट चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम हैविंग एन सोशल मीडिया अकाउंट। तो सोशल मीडिया से ये 16 साल के बच्चों, 16 साल से नीचे बच्चों को मतलब बैन कर रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ करने से। और ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया में भी कुछ ऐसा लॉ आना चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पॉइल कर रहा है अपनी सोसाइटी को, मतलब वीक कर रहा है ये सोसाइटी को। हर जगह पे ही है, इंडियन सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर्स। मतलब सोशल बॉन्ड्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो वो धीरे धीरे ये सोशल मीडिया एंड ऑल अगर बच्चे बचपन से चलाने लग जा रहे हैं तो अब डिके देखने को मिलेगा इन चीज़ों में भी। सो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा प्रिवेंट किया है ऑनलाइन सोशल मीडिया चिल्ड्रंस के लिए जो कि 16 साल से कम के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यूएस मिलिट्री ने टेस्ट किया है क्या, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। यूएस मिलिट्री ने लॉन्च किया है, मतलब सॉरी लॉन्च नहीं किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। सो यूएस मिलिट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRHW। सो यूएस मिलिट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRHW, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क ईगल इन्होंने नाम रखा है। सो यूएस मिलिट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRHW, जिसको डार्क ईगल भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ तो इस वीडियो में बस इतना ही था। और इसी के साथ देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है करंट अफेयर्स में, नेशनल करंट अफेयर्स की, मतलब जो उत्तराखंड को छोड़ के करंट अफेयर्स हैं। उत्तराखंड में ज़्यादा है नहीं, उसमें 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, शायद 1 या 2 वीडियो और बनेंगे, और उत्तराखंड तो ख़त्म ही है मोस्टली, उसमें मेजॉरिटी चीज़ें कवर हैं। इस वाले वीडियो में अभी नेशनल वाले में क्या है, अब जो 2 वीडियो में मैं कंटेंट बनाने वाला था वो ऐसे ही फास्ट पढ़ा के 1 वीडियो बनाऊंगा। तो हद से हद 4 वीडियोस आएंगी, जिसमें से एक ये है, 2 या 3 वीडियो और आके सब खत्म हो जाएगा करंट अफेयर्स में। 1-2 दिन में मैं रैप अप कर दूंगा, टेंशन ना लो। मैसेज आ रहे थे, टेंशन मुझे भी है, तुम्हारे से ज़्यादा टेंशन है। मैं एक ऑलरेडी फुल टाइम जॉब में हूँ, तो इसलिए मेरे पास बहुत प्रेशर रहता है चीज़ों का, कई बार कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते। पर इतना है कि जिस टाइम मैं करने बैठता हूँ ठीक करके, मतलब ठीक ठाक कर लेता हूँ। जैसे आज मैंने वो फोटो वाला काम को एक्सक्लूड करके सीधा टेक्स्ट आपके सामने पेश कर दिया है। सो आई होप यू वुड लाइक इट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइज़ करें और बार बार देखें, 2-3 बार देख लें एग्ज़ाम से पहले, जितनी भी मेरी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और कल शाम को शायद हम करंट उत्तराखंड जीके की भी लाइव क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।